गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पीजीबीपी की रिवीजन क्लास शुरू करने जा रहे हैं। पीजीबीपी की रिवीजन करेंगे आज। ठीक है, कोशिश रहेगी 3 से 4 क्लासेस में ये रिवीजन कंप्लीट हो जाए। टारगेट हम लोगों का नवंबर 2022 और दिसंबर 2022 मींस सीए इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएमए इंटर के लिए ये रिवीजन क्लास बनाई जा रही है। ठीक है, कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम डेली बेसिस पे आपको रिवीजन क्लास प्रोवाइड करते रहें। मेजर मेजर चैप्टर्स पहले मैं कवर करूंगा। पीजीबीपी हो गया, कैप गेन, टीडीएस, डिडक्शंस, ये चैप्टर्स, सैलरी, ये चैप्टर्स पहले कवर करूंगा। उसके बाद मैं जीएसटी पे जाऊंगा, जीएसटी कवर करूंगा। देन छोटे छोटे चैप्टर्स, क्लबिंग हो गया, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड हो गया, इन चैप्टर्स को कवर किया जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं रिवीजन शुरू कर रहा हूँ। माइंडेड ये रिवीजन है, डिटेल्ड क्लास नहीं है। तो इस जो डायरेक्टली इन क्लासेस को देख रहे हो वो ये मत समझिएगा कि डिटेल क्लास में भी कुछ ऐसा ही पढ़ाया जाता होगा, नहीं। आपको ये मैं ये प्रिज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने ऑलरेडी पीजीबीपी पूरा थॉरो कर रखा है, इस वजह से आप ये रिवीजन क्लास देख रहे हैं। आइए जी शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं अपने हिसाब से ही चीज़ों को पढ़ाऊंगा। जहाँ जहाँ मेरे को नोट्स दिखाने होंगे, क्वेश्चंस कराने होंगे, वो मैं देख लूँगा, लेकिन मैं चीज़ों को अपने हिसाब से ही चलाने की कोशिश करूँगा। तो पीजीबीपी के चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो पीजीबीपी के चैप्टर में सेक्शन 29 से लेकर सेक्शन 28 से लेकर 44 डीबी तक की कवरेज है एक्चुअल में पीजीबीपी के चैप्टर में। बट मैंने इस चैप्टर को सेग्रीगेट किया है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, जिससे कि मैं आपको समझा सकूं। तो सबसे पहले आया सेक्शन 28, जो कि हम लोगों का चार्जिंग सेक्शन है। ठीक है, चार्जिंग सेक्शन है। अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो चार्जिंग सेक्शन क्या मेरे को रट के जाना है? नहीं, आपको रट के नहीं जाना, आपको उसके पॉइंट्स गो थ्रू करने हैं। और कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ऐसा लगता है कि पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन वो पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल हो रहे हैं। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे पार्टनरशिप फॉर्म के जो पार्टनर्स होते हैं उनको जो भी रेम्युनरेशन पार्टनरशिप फॉर्म से मिलता है दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। देखिए, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए तो वो बिजनेस है ही है, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म के पार्टनर्स को जो पैसा मिल रहा है पार्टनरशिप फॉर्म से, वो उनके लिए पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल है। ठीक है, इसी तरह के कुछ पॉइंट आप लोगों ने सेक्शन 28 में थोड़ा सा ध्यान रखने। सेक्शन 29 कंप्यूटेशन की बातें बताता है कि कंप्यूटेशन कैसे करनी है। तो कंप्यूटेशन ऑब्वियस सी बात है, सेक्शन 28 से लेकर 44 डीबी तक कंसिडर करते हुए आपने कंप्यूटेशन करनी है। उसके बाद चीज़ें शुरू होती है। सेक्शन 30 से लेकर 38 तक हम लोगों के एक्सपेंसेस के सेक्शन है, खर्चों के सेक्शन है। क्यों? बिजनेस में कौन कौन से खर्चे अलाउड होंगे? सर, बिजनेस करते हुए तो हमें ये पता ही नहीं होता कि किस टाइप के खर्चे होंगे। तो इनकम टैक्स वालों ने पीजीबीपी में सेक्शन 30 से लेकर 38 तक अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको सारे खर्चे बताए जाएं मेजरली, कि कौन कौन से खर्चे आपको अलाउड होंगे। लेकिन अगेन मैंने कहा, जैसा बिजनेस होगा उस तरीके के खर्चे होंगे। तो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ बिजनेसेस एंड देयर कैन बी एन नंबर ऑफ एक्सपेंसेस। हेंस यहाँ पे एक सेक्शन 37 है जो कि रेजिड्यूरी सेक्शन कहलाता है हम लोगों का एक्सपेंसेस के लिए, जो कि कहता है सेक्शन 30 से लेकर 36 में जो खर्चे कवर नहीं हो पाए हैं उन खर्चों को 37 में आप क्लेम कर सकते हैं। दोज एक्सपेंसेस कैन बी क्लेम्ड अंडर सेक्शन 37 provided that should not be of a capital nature, that should not be of a personal nature, and wholly and exclusively for business or professional purposes। ठीक है, सेक्शन 38 हो गया, 30 से लेकर 38 हो गया। उसके बाद जो आपके सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान में रखने वाले हैं, वो है सेक्शन 40 से लेकर 40, सेक्शन 40 ए एंड सेक्शन 43 बी। एक्चुअल में ये खर्चे जो आपको हमने अलाउ किए हैं 30 से लेकर 38 में, इनके ऊपर कंडीशंस लगी हुई हैं कुछ 40, 40A, 43B में। जैसे कि आप रिकॉल अगर मैं आपको कराऊं, सेक्शन 43B कहता है कि ये 7 खर्चे अगर आपने किए हैं ड्यूरिंग द ईयर, these 7 expenses if you have incurred during the year, these will be allowed only if they are paid by the due date of filing return of income. You can claim those expenses only if you have paid those expenses by the due date of filing return of income। ठीक है, इसी तरीके से सेक्शन 40 में बात करता है। सेक्शन 40 में कहता है कि अगर कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस आपने किया है जिसके ऊपर टीडीएस काटना बनता है एज पर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर ऑफ टीडीएस,
and you have not deducted the TDS, or you have deducted the TDS but you have not deposited to the government authorities, then that particular expense will be allowed, or sorry, will be disallowed up to 30%। तो अगर मैंने रेंट पे किया, तो अगर मैं टीडीएस का चैप्टर भी रिकॉल कर लेता हूँ थोड़ा सा। टीडीएस के चैप्टर में है कि अगर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट पे कर रहा हूँ ड्यूरिंग द ईयर 1,80,000 से ज्यादा, देन इन दैट केस आई हैव टू डिडक्ट टीडीएस ऑन दैट। अगर मैंने 5 लाख रुपए का रेंट पे किया और मैंने उसके ऊपर टीडीएस नहीं काटा या टीडीएस काट के जमा नहीं कराया, तो पहली बात तो रेंट का खर्चा अलाउड है, हाँ सर रेंट का खर्चा अलाउड हो जाएगा सेक्शन 30 में, लेकिन उसकी वजह बाद यहाँ पे सेक्शन 40AIA हम लोगों के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि आपने टीडीएस नहीं काटा या टीडीएस काट के जमा नहीं कराया, तो हम 30% वो खर्चा डिसअलाउ कर देंगे। मींस 5 लाख का 30% दैट इज 1,50,000 विल बी कंसिडर्ड एज योर इनकम। तो सर ये खर्चा कभी नहीं अलाउड होगा? नहीं बेटे, जिस दिन ये टीडीएस, इसके ऊपर टीडीएस काट के जमा नहीं कराया था ना, जिस दिन टीडीएस काट लोगे और जमा करा दोगे, या काट पहले लिया था और जमा बाद में आपने करा दिया, जब जमा करा दोगे, जिस साल में, जिस प्रीवियस ईयर में आप जमा करा दोगे, वो खर्चा आपको उस टाइम पे अलाउड हो जाएगा। तो फिर हम लोगों ने बातें करनी है 40A2 और 40A3 वहाँ पे मेजरली हैं, जहाँ पे हम लोगों को कहता है कि 10,000 रुपये से ज़्यादा कैश में अगर आपने खर्चा नहीं करना, और अगर रिलेटेड पार्टीज को आप ओवर एक्सपेंस नहीं कर सकते, मतलब कोई रिलेटेड पार्टी है उसको आप अनड्यू बेनिफिट नहीं दे सकते, तो वो अनड्यू बेनिफिट आपका डिसअलाउ हो जाएगा। मैंने अपनी ब्रदर की फर्म से अगर कुछ खरीदा और वो मार्केट रेट 20,000 रुपये है, लेकिन मैंने अपनी ब्रदर की फर्म से खरीदा था, तो इस वजह से 30,000 पे कर दिया, तो वो 10,000 डिसअलाउ हो जाएगा। तो इस टाइप की बातें। और उसके बाद जब ये सारा कुछ हम लोग कर लेते हैं, तो एक आता है सेक्शन 44AA और एक आता है सेक्शन 44AB। 44AA कहता है कि जो लोग बिजनेस या प्रोफेशन चला रहे हैं उन लोगों को कब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है, और ये सेक्शन कहता है कि कब ऑडिट होगा, ठीक है, बिजनेस करते हुए। और लास्ट हम लोगों का एक और है जहाँ पे हम प्रिजम्पटिव प्रॉफिट्स की बात करते हैं, प्रिजम्पटिव प्रॉफिट्स की बात करते हैं। और प्रिजम्पटिव प्रॉफिट्स में हम लोगों का सेक्शन 44A, AD, ADA एंड AE, ये मेजरली सेक्शन मेरे कवर होंगे 3, ठीक है। तो अब मेरे को इस हिसाब से चीज़ें शुरू करनी है। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि आपने PGBP पहले कभी नहीं पढ़ा और आप स्क्रैच से ये रिवीजन क्लास पढ़ के और PGBP समझ लेंगे, तो नहीं समझ पाएंगे। तो उसके लिए तो आपको डिटेल क्लासेस में ही जाना पड़ेगा, वहाँ पे एकदम बच्चों की तरह ABCD से मैं PGBP के चैप्टर को उठाता हूँ। चलिए, तो हम लोगों का जब PGBP का चैप्टर शुरू होता है, तो मैं ये कहता हूँ हमेशा कि प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस निकालना तो आपने अकाउंट्स में ही सीख लिया था, तो अब आप टैक्सेशन में क्यों आ रहे हैं, ठीक है। तो जब आप लोगों ने अकाउंट्स में सीखा था, तो वहाँ पे बस एक P&L बनता था, उसके अलावा कुछ नहीं होता था। लेकिन जिस दिन आप टैक्सेशन पढ़ने आए, उसी दिन पहले दिन ही इनकम टैक्स पढ़ाते हुए टीचर ने कह दिया कि सर यहाँ पे तो 5 हेड होते हैं इनकम के, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैप गेन एंड IOS, ठीक है, कैप गेन एंड IOS। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो ये 5 हेड आपके होते हैं। लेकिन अकाउंट्स में तो कुछ किसी ने ऐसा कुछ नहीं बताया था। तो अब जब हम PGBP के चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो PGBP के चैप्टर में ये समझना है कि अब हम इनकम टैक्स में जब PGBP का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ओनली income and expenses related to business or profession will be considered. No other incomes and expenses will be considered while calculating the business income. जैसे अगर एक इंडिविजुअल का P&L बने, तो वो रेंटल इनकम भी कहाँ दिखाएगा? अपने P&L के क्रेडिट साइड में दिखाएगा। डिविडेंड इनकम भी कहाँ आएगी? उसके P&L के क्रेडिट साइड में आएगी। इंटरेस्ट इनकम कहाँ आएगी? P&L के क्रेडिट साइड में आएगी। लेकिन अब हम जब PGBP का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इन सारी इनकम को बाहर कर देंगे। हम क्या लेंगे? हम सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस से रिलेटेड इनकम को ही कंसिडर करेंगे। तो बिजनेस से ने जो सेल की वो इनकम, तो ठीक है, अब बिजनेस में रहते हुए जो मैंने कमीशन अर्न की सेल ऑफ गुड्स की वजह से, वो इनकम मैंने, और कोई स्क्रैप सेल की, तो ये सारी चीज़ें जो है मेरी बिजनेस इनकम कंसिडर की जाएंगी और बिजनेस एक्सपेंसेस ही मेरे अलाउड होंगे, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बात की थी। और उसके बाद हम लोगों को आदत पड़ी हुई है T शेप की P&L बनाने की। सर ये लो जी P&L बन गया, ये ऊपर वाला कहते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे वाला
कहते हैं हम पीएनएल अकाउंट और हम लोगों को नेट प्रॉफिट निकल गया। लेकिन 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 जब हम पीजीबीपी के चैप्टर में आ रहे हैं बेटे, पीजीबीपी के चैप्टर में हम इनकम टैक्स में पढ़ रहे हैं, तो हमें जो इंफॉर्मेशन दी होगी उसके बेसिस पे हमें स्टेटमेंट फॉर्म में माइंडेड, अब मेरी बात कुछ जरा और ध्यान से सुनिएगा, स्टेटमेंट फॉर्म में हम लोगों को बताना पड़ेगा कि मेरी कितनी इनकम है और कितने एक्सपेंसेस हैं। अगर मेरे को कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि मेरे पास ऑलरेडी पीएनएल अकाउंट अवेलेबल है, पीएनएल अकाउंट बना के दे रखा है मेरे को, ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया तो पीएनएल अकाउंट मेरे को बना के दे रखा है। अब पीएनएल अकाउंट जब मेरे को बना के दे रखा है तो मेरे को उसको ही रिफाइन करना है, यहां से लेके इसको यहाँ पे लेके आना है, इसको ही रिफाइन करना है कि हाँ मैं इसको पीजीबीपी में कन्वर्ट कर लूँ। लेकिन कई बार इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं दे रखी होती, कई बार क्या दे रखा होगा, भैया सामने वाले के पास तो कैश बुक है, लो जी कैश बुक ले लो मेरी और अपने आप देख लो मेरी पीजीबीपी की इनकम कितनी है। तो उस केस में भी मेरे को स्टेटमेंट फॉर्म में उसकी कैश बुक देखते हुए उसकी बिजनेस की इनकम्स देखनी है कि कौन कौन सी उसकी बिजनेस की इनकम है, और उसकी कैश बुक देखते हुए ही मेरे को उसके बिजनेस के एक्सपेंसेस देखने हैं, और उसके बाद मेरा पीजीबीपी की इनकम आ जाएगी। होप सो मेरी बात आपको क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे को पीजीबीपी बनाना है। लेकिन अगर 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 मेरे को ये वाला पीएनएल दिया हुआ है, मेरे को ये वाला पीएनएल दिया हुआ है, तो आधा काम उसने किया हुआ है, क्योंकि उसने भी अपनी समझ से कुछ एक्सपेंसेस यहाँ पे क्लेम कर रखे होंगे, कुछ एक्सपेंसेस यहाँ पे क्लेम कर रखे होंगे, और उसके बने बनाए पीएनएल पे, उसके इसके बने बनाए पीएल पे मेरे को काम करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आती है, सर क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है। तो बेटे थोड़ी देर के लिए एक एग्जाम्पल से मेरी बात समझो। यहां पे सेल्स दिखा रखी है, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक दिखा रखा है, यहां पे ओपनिंग स्टॉक दिखा रखा है, यहां पे परचेजेस दिखा रखी है, ठीक है। यहां पे जीपी निकाल दिया इसने, ठीक है, यहां पे जीपी निकाल दिया, जीपी की फिगर आ गई जी, ठीक है, जीपी की फिगर आ गई, और उसके बाद उसने और एक्सपेंसेस दिए और यहां पे नेट प्रॉफिट निकाल दिया। अब मेरी बात सुनिएगा जरा ध्यान से, अगर इसका नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपए का आ रहा है, 2 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट आ रहा है, और यहाँ पे इसने बहुत सारे खर्चे, जैसे ओपनिंग 10 लाख हो गया, ये 100 लाख की हो गई, सेल्स इसने की है 150 लाख की, और इसका क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है 25 लाख रुपए का, तो 175 माइनस 110 तो 65 लाख का जीपी आ गया, 65 लाख का जीपी आ गया, 65 लाख का जीपी यहाँ पे आया, और इसने सैलरी का खर्चा क्लेम किया हुआ है लाइक 30 लाख, और इसने एक रेंट, इसने कोई ऐसा खर्चा क्लेम किया हुआ है, जैसे इसने एग्जांपल ले लेता हूँ, पर्सनल एक्सपेंसेस क्लेम किए हैं, जबकि पर्सनल एक्सपेंसेस अकाउंट वाले को भी पता है नहीं क्लेम करने, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो इसने 65 माइनस 2 63 30 33 लाख, ठीक है जी, 33 लाख, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को जब पीजीबीपी बनाना है तो मेरे को ऑलरेडी ये पीएनएल बना के दिया हुआ है। जब इस भाई ने ऑलरेडी ये पीएनएल मेरे को बना के दे दिया तो मैं दोबारा काम क्यों करूं कि मैं पहले के पहले सारी की सारी इनकम्स लिखूं और फिर सारे के सारे एक्सपेंसेस लिखूं, उसके बाद निकालूं। तो मैं क्या करूंगा, इसके बने बनाए पीएनएल पे काम करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट एज पर पीएल लूंगा 2 लाख रुपीस का, और उसमें बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसमें वो एक्सपेंसेस ऐड कर दूंगा विच आर नॉट अलाउड एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एक्सपेंसेस नॉट अलाउड एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। और इसी तरीके से माइनस कर दूंगा एक्सपेंसेस अलाउड एज पर इनकम टैक्स बट नॉट क्लेम्ड इन अकाउंट्स। तो ये काम करना है मेरे को, बस इतने में मेरा काम खत्म हो जाएगा। जैसे अब आप इसका पीएनएल देख लीजिए, इसके पीएनएल में एक फिगर आ रही है, इसके पीएनएल में एक फिगर आ रही है पर्सनल एक्सपेंसेस। क्या पर्सनल एक्सपेंसेस टैक्सेशन में अलाउड होते हैं? मैंने अभी अभी आपको सेक्शन 37 ब्रीफ में समझाया, तो उसके हिसाब से आपको समझ में आ गया कि पर्सनल एक्सपेंसेस हमारे इनकम टैक्स वाले भी अलाउ नहीं करते। तो वो पर्सनल एक्सपेंसेस यहाँ पे ऐड कर दूं 33 लाख। अब थोड़ी देर के लिए एक एग्जम्पशन मान के चलेगा, ये जो एक्सपेंसेस है ना, ये सैलरी या अदर एक्सपेंसेस मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। इस सैलरी में ध्यान से सुनिएगा, ये वाले में
मैंने डेप्रिसिएशन क्लेम किया हुआ है, डेप्रिसिएशन का एक खर्चा क्लेम किया हुआ है 5 लाख रुपीज। बहुत ध्यान से सुनिएगा, डेप्रिसिएशन क्लेम किया हुआ है 5 लाख रुपीज। तो एज पर अकाउंट्स मैंने, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाई थी उसने डेप्रिसिएशन अपने हिसाब से चार्ज कर लिया 5 लाख रुपीज। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट वाले बकायदा रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन बताते हैं और हमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है उनके हिसाब से चार्ज करना होता है। नाउ डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 में है, उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन मैं कहता हूं सेक्शन 32 के हिसाब से जब हम लोगों ने कैलकुलेशन की तो कैलकुलेशन करने के बाद मेरा डेप्रिसिएशन जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 8 लाख। कितना आ रहा है? 8 लाख। Whereas I have claimed only 5 lakh as per my books of account। तो बताओ अब क्या हुआ? Expenses allowed as per income tax but not claimed in account। तो 5 लाख का क्लेम कर लिया, ठीक है, लेकिन हमें क्लेम कितना करना था? 8 लाख रुपए। तो मैं क्या करूं? 3 लाख रुपए और क्लेम कर दूं, तो यहां पे -3 लाख रुपए और कर लेता हूं। ये जो अब आएगा ये है पीजीबीपी। बस इतना ही है पीजीबीपी। तो मेरे हिसाब से एक आर्ट्स वाला स्टूडेंट हो उसको डेबिट क्रेडिट समझाना पड़ेगा, एक साइंस वाला स्टूडेंट हो उसको डेबिट क्रेडिट समझाना पड़ेगा, लेकिन कॉमर्स वाले स्टूडेंट को तो डेबिट क्रेडिट समझाने की जरूरत ही नहीं है, उसको तो पीएनएल का पता है। तो आपके लिए मेरे को लगता है पीजीबीपी इज द इजीएस्ट चैप्टर अंडर इनकम टैक्स एक्ट, जबकि स्टूडेंट्स को सबसे भारी चैप्टर ये लगता है। मेरे को समझ में नहीं आता क्यों, ठीक है। तो पीजीबीपी में बस इतना ही करना है, ठीक है। उसके बाद तो हम लोगों की सेक्शंस की बात है, वो तो हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह की बात करूं थोड़ी सी, देखो मैं जब अपना पीजीबीपी का चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो ये वाला क्वेश्चन कराता हूं विदाउट स्टार्टिंग पीजीबीपी चैप्टर। मैं पहले ही बच्चों को इस क्वेश्चन पे ले आता हूं। तो अब ये पीएनएल वाले, सॉरी ये अकाउंट्स वाले ने ये पीएनएल बनाया तो उसने अपने हिसाब से खर्चे क्लेम कर दिए, लेकिन क्या ये खर्चे सारे मेरे हिसाब से बनते हैं? इनकम टैक्स वालों के हिसाब से। जैसे ये मिस्टर ए है, अब मेरी बात थोड़ी थोड़ी ध्यान से सुनते जाना, मेरे प्रोविजन भी क्लियर होते जाएंगे। मिस्टर ए इंडिविजुअल है, अब इंडिविजुअल है तो उसने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी होगी, वो उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करता होगा। हमें तो भैया बचपन से मतलब 11th में ये बात बता दी गई थी कि वो अपने पैसा लगाया तो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। लेकिन इनकम टैक्स वाले कहते हैं भैया अगर तुम अपने आप को ही पैसे देके खर्चा क्लेम करोगे तो तुम सारी की सारी इनकम अपने आप को दे दोगे और खर्चा क्लेम कर लोगे। तो इसीलिए जो भी चीजें अपने आप को दी जाएंगी एज अ खर्चा वो इनकम टैक्स में अलाउड नहीं होंगी। तो जैसे यहां पे दिया हुआ है, यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑल्दो यहां पे बैंक इंटरेस्ट दे रखा है, अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता ये हमारा अलाउड नहीं होता। ये तो बैंक इंटरेस्ट है तो ये अलाउड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहां पे देखना रेंट ऑन सबलेट प्रॉपर्टी। अब ये जो रेंट ऑन सबलेट प्रॉपर्टी है, मैंने एक प्रॉपर्टी किराए पे ली और वो आगे किराए पे दे दी। मैंने प्रॉपर्टी किराए पे ली और वो प्रॉपर्टी आगे किराए पे दे दी। मेरा अगर यही बिजनेस है तो मेरा पीएनएल तो अलग तरीके का बनेगा, ठीक है ना। अब अगर मैंने नॉर्मल बिजनेस कर रहा था और मैंने एक ट्रांजैक्शन ऐसे कर ली कि प्रॉपर्टी किराए पे ली 20,000 की और आगे प्रॉपर्टी किराए पे दे दी 25,000 की, तो 5,000 रुपए बच गए। अब ये जो 20,000 रुपए का किराया दिया ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो 20,000 रुपए का किराया दिया ये खर्चा मेरे पीएनएल में अलाउड नहीं होगा। ये 5,000 की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखी जाएगी क्योंकि ये मेरा मेन बिजनेस नहीं है। तो ये जो रेंट ऑन सबलेट प्रॉपर्टी है ये अकाउंट्स वाले ने तो खर्चा क्लेम कर लिया है, लेकिन ये मैं खर्चा क्लेम नहीं करूंगा। तो जो मेरा पीएनएल आ रहा है 4,75,000 का, उसमें ये मैं ऐड बैक कर दूंगा। अदर एक्सपेंसेस मेरे को डिटेल अवेलेबल नहीं है तो ठीक है जी, बिजनेस के होंगे अलाउड। सैलरी एंड वेजेस अलाउड। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, बहुत ध्यान से, मेरे पास इनकम टैक्स में एक अलग से हेड है पूरा का पूरा। कौन सा हेड है? कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन का हेड ही इसीलिए बना हुआ है, कैपिटल गेन का हेड ही इसीलिए बना हुआ है कि जो भी असेट सेल परचेज सेल होंगे उनके ऊपर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो कहां पे दिखाया जाएगा? अरे भाई वो कहां पे दिखाया जाएगा? कैपिटल गेन के हेड में। जब वो कैपिटल गेन के हेड में दिखाया जाना है तो अकाउंट्स वाले ने अपनी तरफ से सही किया, लेकिन मेरे पीजीबीपी के अकॉर्डिंग ये ठीक नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? मैं इसे ऐड बैक कर दूंगा और जो भी प्रॉफिट लॉस अपने हिसाब से निकालूंगा सेल ऑफ असेट पे अपने हिसाब से, मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से, और वो कैपिटल गेन के चैप्टर में लेके जाऊंगा। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस आ रहा है, ओन प्रॉपर्टी और ऑफिस प्रॉपर्टी। अब भाई ऑफिस प्रॉपर्टी बिजनेस का खर्चा है मान लिया, लेकिन ओन प्रॉपर्टी मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी, वो जो म्युनिसिपल टैक्सेस पे किए वो तो हाउस प्रॉपर्टी में डील करना, और हाउस प्रॉपर्टी में भी जो
सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है उसका म्युनिसिपल टैक्स अलाउड नहीं होता। जो लेट आउट प्रॉपर्टी होती है उसके लिए ओनर ने जो म्युनिसिपल टैक्स दिया होता है वो अलाउड होता है। डन है जी। तो जब मैं पीजीबीपी कर रहा हूंगा तो 475 में ये ऐड करना है, ये ऐड करना है, ये करना है, तीन चीज। अब मैं आ जाता हूं जी क्रेडिट साइड पे। सेल मेरी बिजनेस की है, हाँ बिजनेस की है। क्लोजिंग स्टॉक बिजनेस का, बिजनेस का। क्या रेंटल इनकम मेरी बिजनेस की इनकम है? नहीं। तो ये मैंने ऐड कर रखी है, मतलब अकाउंट वाले ने कहा सर ये तो मेरी इनकम है, ठीक है ना। इसने कहा मेरी इनकम है। अब जैसे इसने इनकम कह दिया, इसने तो 475 में इंक्लूड कर लिया, लेकिन इनकम टैक्स वालों के हिसाब से, मेरे हिसाब से ये मेरी पीजीबीपी की इनकम नहीं है। तो पीजीबीपी की इनकम कैलकुलेट करते हुए ये माइनस कर दूंगा, इंटरेस्ट भी इसी तरह से माइनस कर दूंगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट कैपिटल गेन में लेके जाना है तो यहां से माइनस कर दूंगा, लॉटरी इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेके जानी है तो माइनस कर दूंगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर अगेन कैपिटल गेन में लेके जाना है तो माइनस कर दूंगा। हो गया मेरा पीजीबीपी। अब बताओ मैं क्या बताऊं, ठीक है ना। तो सर पीजीबीपी का चैप्टर बहुत ईजी है। मैं आगे बढ़ता हूं। मेरा क्वेश्चन नंबर 2 रहता है कि विनोद गुप्ता सर की कैश बुक दे रखी है आपको और कहा है कि अपने आप कर लो जो करना है। मतलब यहां पे कैश बुक दे दी। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, कोई बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट नहीं निकाल रखा अकाउंट वाले ने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैश बुक की डेबिट साइड देखो क्योंकि वहां पे रिसीट आ रही होंगी। ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो मेरी रिसीट नहीं होती, वो पिछले साल का बैलेंस होता है, तो इसको तो हम कहीं नहीं लेके जाएंगे। बाकी चीजों को देखो, इनमें से कौन कौन सी इनकम मेरी बिजनेस की या प्रोफेशन की बनती है। जैसे ऑडिट फीस है, अकाउंटिंग वर्क का पैसा है, इनकम टैक्स अपील का पैसा है, ये पैसा है, और ये दोनों मेरी बिजनेस की नहीं है। तो जब मैं पीजीबीपी बना रहा हूँ स्टेटमेंट फॉर्म में, ये 3 या 4 चीजें इनकम में लिखूंगा, एक्सपेंसेस में ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये नहीं लिखूंगा। कैश बुक में तो आएगा ही आएगा क्योंकि पैसा पे किया, लेकिन ये मेरा बिजनेस का नहीं है। खुद ही बोल रखा पर्सनल एक्सपेंसेस। मेंबरशिप फीस ऑब्वियस सी बात है, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेंबरशिप फीस दी है तो वो मेरे प्रोफेशन का एक्सपेंस है, अलाउड हो जाएगा। LIP टू LIC इसकी 80C में डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन ये पर्सनल खर्चा है तो मेरा पीजीबीपी बनाते हुए ये अलाउड नहीं होगा। इनकम टैक्स अगेन नहीं अलाउड होगा। मोटर कार परचेज इज माय कैपिटल एक्सपेंडिचर, विल नॉट बी अलाउड, बट आई विल क्लेम डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% ऑन मोटर कार, ठीक है ना। एक्सपेंसेस ऑफ मोटर कार ठीक है। इंश्योरेंस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ये भी नहीं आएगा, और ये तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। तो इसके हिसाब से स्टेटमेंट फॉर्म में आप बना के इसको खत्म कर दीजिएगा जी। अरे क्या हो गया भाई, ठीक है। तो ये चीज, तो पीजीबीपी का चैप्टर मेरे को लगता है ओवरव्यू लेने के बाद जो स्पेशल सेक्शन है जी 35 AD करना है, सेक्शन 35 रिसर्च का करना है, वो एक मेजर जो सेक्शन है उनकी बात तो अलग है, वरना ओवरव्यू ऐसा चलता है और बहुत जल्दी पीजीबीपी का चैप्टर वाइंड अप होने की कगार पे आ जाता है। आओ जी आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 30 की बात करते हैं। सेक्शन 30, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि आपने कोचिंग सेंटर खोलना है या आपने एक फैक्ट्री लगानी है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है। कुछ बच्चे कहते थे मशीन, तो बेटा मशीन हम लोगों ने रोड पे थोड़ी ना रखनी है, तो हमें सबसे पहले चाहिए बिल्डिंग। तो बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चे जितने भी होते हैं मेरे यहाँ पे अलाउड हो जाते हैं। बिल्डिंग की रिपेयर है, बिल्डिंग का मेंटेनेंस है, इवन बिल्डिंग मैंने रेंट पे ली है तो वो सारे खर्चे यहाँ पे हो जाते हैं। उसके बाद आपने कहा ठीक है मशीनरी, तो मशीनरी से रिलेटेड सारे खर्चे एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन यहाँ पे अलाउड हो जाते हैं। बिल्डिंग का जब हम पॉइंट देखते हैं तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, अगर बिल्डिंग रेंटेड है, ओन्ड है, दो तरीके से हो सकती है। अगर ओन्ड है तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा, ठीक है, और बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 आप क्लेम कर लेना। लेकिन अगर रेंटेड है तो उस केस में रिपेयर का, मेंटेनेंस का और रेंट का खर्चा अलाउड हो जाता है, ठीक है। अब एक बात समझने वाली आती है जो यहाँ पे दे रखी है कि अगर रेंटेड बिल्डिंग पे मैंने एक फ्लोर बना ली और वो फ्लोर जब मैं खाली करूंगा उस टाइम पे अपने मकान मालिक से बात कर लूंगा कि क्या करना है, तो वो जो फ्लोर बनाई है, वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है उसका क्या करेंगे। तो वो जो फ्लोर, एडिशनल फ्लोर बनाई है उसका कैपेक्स जो किया है आपने, ऑब्वियस सी बात है वो एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पे अलाउड नहीं होगा, उसका आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते रहिएगा, उसका आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते रहिएगा। 31 मशीनरी से रिलेटेड खर्चे, तो यहाँ पे एक इंश्योरेंस का खर्चा मैं भूल गया हूँ तो इंश्योरेंस और कर लीजिएगा, ठीक है। मशीनरी से रिलेटेड खर्चे, तो मशीनरी से रिलेटेड आपके खर्चे अलाउड हो जाएंगे। मशीनरी रिपेयर करा रहे हैं आप, मशीनरी की मेंटेनेंस के लिए पे कर रहे हैं, वो खर्चे क्लेम हो जाएंगे। उसके बाद आता है सेक्शन 32, तो सेक्शन 32 डिटेल में बात करनी है, डेप्रिसिएशन का सेक्शन है,
ठीक है, डेप्रिसिएशन का सेक्शन है, बात करेंगे। मैं एक बार नोट खोल लूँ क्या आपके साथ, आइए जी सर, नोट खोलते हैं। और सबसे पहले ये सारी चार्ट्स वगैरह जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए, ये सब सारे नोट्स में अवेलेबल है। अ, हम्म, तो सबसे पहले हमारे जनरल एक्सपेंसेस सेक्शन 30, 31, 30 की बात कर ली मैंने आपसे, 30 की बात कर ली मैंने आपसे, 31 की बात कर ली आपसे, ठीक है। तो रेंट रिपेयर्स के खर्चे मशीनरी पे और बिल्डिंग के अलाउड हो जाएंगे। उसके बाद 36, 36, 36, क्योंकि यहाँ पे जो 32 है वो मेजर सेक्शन हो जाएगा। फिर 35 में मेरे को कुछ सेक्शन करने हैं, 35 हो गया, 35 एडी वगैरह हो गया, वो सेक्शन देखूंगा। तो अब इसमें मेनली आता है 36 लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस। जब ये लोग स्पेशल सेक्शन भी इन्होंने बनाए, क्योंकि कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस थे जिनके बारे में डिटेल डिस्कशन ज़्यादा जरूरी थी, तो उनके लिए स्पेशल सेक्शन बना दिया गया। जैसे सेक्शन 35 रिसर्च का हो गया, सेक्शन 35 एडी कुछ स्पेशल बिजनेसेस दे रखे हैं उसके बारे में हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद जब ये खर्चे लिखते लिखते परेशान हो गए, तो 36 में इन्होंने एक लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस दी कि ये सारे खर्चे आपको अलाउ कर देंगे। तो 36 एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 37 मैंने आपको बताया रेजिड्यूरी सेक्शन, रेजिड्यूरी सेक्शन फॉर एक्सपेंसेस। तो सेक्शन 37 हो गया रेजिड्यूरी सेक्शन फॉर एक्सपेंसेस, ठीक है। और एक लास्ट सेक्शन, सेक्शन 38, यहाँ पे क्या करना है अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। मतलब क्या कि अगर बिल्डिंग है और बिल्डिंग मैंने पूरी किराए पे ले रखी है, ग्राउंड फ्लोर भी और फर्स्ट फ्लोर भी, दोनों का सेम एरिया है, बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर मैंने दोनों किराए पे ले रखी हैं, ठीक है। और दोनों का मैं 1 लाख रुपए रेंट देता हूँ, लेकिन मेरे बिजनेस से रिलेटेड केवल और केवल ग्राउंड फ्लोर है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को खर्चा कितना अलाउड होना चाहिए, मेरे को 50% खर्चा अलाउड होना चाहिए। तो सेक्शन 38 इसी के बारे में बात कर रहा है। डेप्रिसिएशन है, जैसे गाड़ी है, गाड़ी पर्सनल यूज़ के लिए भी चलती है और ऑफिशियल यूज़ के लिए भी चलती है, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं वो अपोर्शन हो जाएंगे ऑफिस एंड पर्सनल में, और पर्सनल वाले डिसअलाउ हो जाएंगे, ऑफिस वाले अलाउ हो जाएंगे। तो मेरे को सेक्शन 36, 37 और 38 ये तीन और कराने हैं, और आज की क्लास यहाँ तक रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डेप्रिसिएशन उठा लेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 36 पे आइएगा। सबसे पहले 3 खर्चे जो आ रहे हैं वो आपके इंश्योरेंस से रिलेटेड आ रहे हैं, कि अगर आपने इंश्योरेंस पे किया, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया अपने स्टॉक से के लिए, तो वो खर्चा आपका अलाउड होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं और आपने अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स की कैटल के लिए अगर आपने इंश्योरेंस कराई है, तो वो खर्चा आपका अलाउड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे आईबी, वो क्या कहता है कि अगर आपने अपने एम्प्लॉयज़ का हेल्थ इंश्योरेंस कराया है, तो वो खर्चा भी अलाउड हो जाएगा, प्रोवाइडेड वो आपने अदर देन कैश में पे किया हो, ठीक है। और कहाँ से कराया हो, जीआई से कराया, जीआईसी से कराया हो, जो या एनी अदर इंश्योरर अप्रूव्ड बाय IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लेकिन पे होना चाहिए अदर देन कैश में। उसके बाद बोनस और कमीशन की बात आती है। क्या, अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस कमीशन दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो अलाउड हो गई होगा, लेकिन क्या कहता है कि अगर आपने अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस और कमीशन दिया जो कि एज अ प्रॉफिट उनको दिया जाना था, क्योंकि प्रॉफिट तो कब दिया जाएगा, टैक्स पे करने के बाद प्रॉफिट दिया जाता है, तो आपने अपने एम्प्लॉयज़ को कोई बोनस और कमीशन दिया जो कि एज अ प्रॉफिट उनके पास जाना चाहिए था, तो वो बोनस और कमीशन आपको डिसअलाउ हो जाएगा। वैसे नॉर्मल तरीके से बोनस और कमीशन आपको अलाउड हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक सेक्शन 43B की बात चर्चा और कर लेते हैं। 43B ये कहता है कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को, केवल और केवल एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है 43B में भी और यहाँ पे भी, कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को कोई बोनस और कमीशन पे करते हैं तो वो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक पे हो जाना चाहिए, तभी उस प्रीवियस ईयर में अलाउड होगा, अदरवाइज वो खर्चा उस ईयर में अलाउ होगा जिस साल आप एक्चुअल में पे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अगेन क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, अगर आप लोगों ने कैपिटल बैंक से ली है तो वो इंटरेस्ट आप जो उसके ऊपर पे कर रहे हैं वो इंटरेस्ट का खर्चा अलाउड हो जाएगा। लेकिन सेक्शन 43B यहाँ पे भी पिक्चर में आ जाता है। सेक्शन 43B क्या कहता है कि अगर मैंने बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर कोई उधार लिया है, लोन लिया है, एडवांस लिया है,
और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, तो वो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक अगर इंटरेस्ट पे कर दिया तो उसी प्रीवियस ईयर में अलाउड हो जाएगा जिस प्रीवियस ईयर का वो इंटरेस्ट एक्चुअल में खर्चा है। अदरवाइज अगर आपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के बाद कभी भी पे किया तो जिस साल में आप पे करेंगे उस साल की रिटर्न, उस साल का खर्चा वो माना जाएगा। ठीक है, यहां पे एक चीज समझने की है, ये हमारा एक अकाउंट में आता है AS16, पता नहीं अब तो इंड AS हो चुके, बोरोइंग कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि अगर मैंने एक प्लांट 5,000 करोड़ का प्लांट के लिए लोन लिया और 5,000 करोड़ के प्लांट के लिए लोन लिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, तो जिस दिन से वो प्लांट पुट टू यूज़ की फॉर्म में आ जाएगा, जिस दिन वो प्लांट बन के तैयार हो जाएगा, उस टाइम फ्रेम तक का इंटरेस्ट तो आपका कैपिटलाइज होएगा और उसके बाद जो आपने इंटरेस्ट पे किया वो आपका एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पे अलाउड हो जाएगा। समझिएगा इस बात को फिर दोबारा। मैंने अप्रैल 21 में एक प्लांट के लिए लोन लिया था, 5,000 करोड़ रुपीस का लोन लिया था और उसका इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, और उसके बाद जुलाई में या फिर मैं कहूँ कि सितंबर में वो प्लांट रेडी पुट टू यूज हो गया। ठीक है ना, सितंबर 21 में, और मार्च, ये है मार्च 22। ठीक है, तो इतना इंटरेस्ट जो आपका गया, तो वो प्लांट के साथ 5,000 करोड़ का आपका जो प्लांट है उसके साथ इंटरेस्ट भी आपका कैपिटलाइज हो जाएगा और वो उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर लीजिएगा। लेकिन पुट टू यूज के बाद का जो इंटरेस्ट आपने पे किया वो एज अ खर्चा आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसी साल में अलाउ होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बातें लिखी हुई हैं, एक बार देखिएगा। हाउएवर इंटरेस्ट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैपिटल बोरोड फॉर द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट फॉर एनी इंटरेस्ट for any interest period beginning from the date of acquisition till the date when such asset was first put to use, whether capitalized in the books of or not, shall not be allowed as deduction। लेकिन यहाँ पे explanation 8 to section 43(1). 43(1) किसका है? सिर्फ 43(1) में एक्चुअल कॉस्ट की डेफिनेशन दे रखी है कि असेट की एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है। वहां पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेड फॉर एनी पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन of the asset till the date such asset was first put to use should be capitalized। होप सो मेरी बात क्लियर हो गई होगी। डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, तो सर डिस्काउंट एक्सपेंस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, ऑल्दो हम लोगों को इंडिविजुअल की टैक्स लायबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन ये पॉइंट हम लोगों का सेक्शन 36 में आ रहा है तो हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है सर, जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड और डिबेंचर क्या होते हैं? 100 रुपये का डिबेंचर है और उसके ऊपर 9% का इंटरेस्ट पे करना है फॉर 5 ईयर्स। 9 रुपये 9 रुपये 9 रुपये और 9 रुपये आपने पे किए, तो आपने 45 रुपीज़ का इंटरेस्ट पे किया, ये खर्चा आपका अलाउड हो जाएगा एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? इसकी फेस वैल्यू तो 100 रुपीज़ है, लेकिन इसको डिस्काउंटेड प्राइस पे 55 रुपीज़ पे आज ही इशू किया जा रहा है। तो 100 रुपये की फेस वैल्यू की चीज़ 55 रुपीज़ में इशू की जा रही है, तो 45 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया। तो ये डिस्काउंट कैसे अलाउड होगा? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सपेंस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड विल बी अलाउड एज ओवर द पीरियड ऑफ इट्स लाइफ। तो अगर ये 5 साल के लिए बॉन्ड है तो 45 डिवाइडेड बाई 5, 9 रुपीज़ हर ईयर आप खर्चा क्लेम कर लीजिएगा। तो ये हो गया मेरा डिस्काउंट एक्सपेंस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू वेरियस फंड, एम्प्लॉयर्स, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एम्प्लॉयर, यहाँ पे एम्प्लॉयर की और यहाँ पे एम्प्लॉय की। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू वेरियस फंड में तीन पॉइंट आ रहे हैं, फटाफट बात करते हैं। सैलरी में हम लोगों ने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड देखा था, तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी होता है और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी होता है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन खर्चा अलाउड हो जाएगा, वो बात यहाँ पे लिखी हुई है। और अब एक नई पेंशन स्कीम आई 80CCD में, तो 80CCD में भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, तो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करेगा वो खर्चा अलाउड हो जाएगा। लेकिन उस खर्चे पे एक लिमिट फिक्स की हुई है कि आप 10% ऑफ सैलरी से ज़्यादा नहीं देंगे, और सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस GA एज पर टर्म्स। उससे एक्सेस जो होगा वो खर्चा आपका डिसअलाउ हो जाएगा। ये बात 40A9 में भी इन्होंने लिख दी। जब लिमिट यहाँ पे लगा दी थी तो वहाँ 40A9 में कोई ऐसी बात नहीं थी, इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। उसके बाद इसके अलावा जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है, जैसे ग्रेजुएटी फंड वगैरह में कंट्रीब्यूशन करता है या कुछ भी है, तो वो खर्चा भी अलाउड हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5 देखिएगा, एनी सम पेड बाय द असेसी एज एन एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड क्रिएटेड बाय हिम एक्सक्लूसिवली फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉई अंडर एन इररिवोकेबल ट्रस्ट। यहाँ पे मैं बस एक बात बताना चाहूँगा,
एम्प्लॉयर जो ग्रेजुएटी फंड में, अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड में पैसा डलवाता है वो अलाउड हो जाता है, और इसी तरीके से अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड का जो प्रोविजन होता है वो भी अलाउड हो जाता है, ठीक है। लेकिन अनअप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड का प्रोविजन अलाउड नहीं होगा, लेकिन वो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउड हो जाता है, ठीक है। जब हम 48(7) जहाँ तक मेरे को याद आता है पढ़ेंगे तो हम इस बात को कवर कर लेंगे। अब यहाँ पे आती है एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन की बात, और इसमें एक बात नोट डाल रखा है जो कि अमेंडमेंट आई थी, समझिएगा। जो एम्प्लॉय का, ये बात मैंने 43B में जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो बड़ी डिटेल में समझाता हूँ। कॉन्ट्रीब्यूशन, जो पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ पे एम्प्लॉय का भी पैसा होता है और एम्प्लॉयर का भी होता है। जैसे मेरी अगर 80,000 रुपीज़ की सैलरी है तो 8,000 रुपीज़ मेरा काटा गया और मेरे को 72,000 रुपीज़ कैश में दिया गया, तो ये हो गया एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। और सेम मैनर में एम्प्लॉयर भी मेरे लिए कंट्रीब्यूट करता है, तो 8,000 मेरा और 8,000 एम्प्लॉयर का, तो टोटल मेरे कंट्रीब्यूशन में 16,000 पड़ रहे हैं। लेकिन मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जो 8,000 एम्प्लॉयर ने दिया इसका खर्चा एम्प्लॉयर क्लेम कर लेगा, और ऊपर वाले पॉइंट में हम लोगों ने कवर कर लिया। अब बात आती है, ये जो पॉइंट है 8,000 जो उसने मेरा काटा, 8,000 जो एम्प्लॉयर मेरा काटता है, पहली बात सेक्शन 2 क्लॉज 24 और सब क्लॉज 10 में इनकम की डेफिनेशन में ये कहा गया है कि जो पैसा एम्प्लॉयर मेरा काट के रखेगा वो उसकी इनकम मान ली जाएगी, और उसके बाद जब वो पैसा मेरा जमा करा देगा पीएफ की रिटर्न, पीएफ की ड्यू डेट पर, तो वो खर्चा अलाउड हो जाएगा। इसी वजह से ये VA पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, वरना तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का खर्चा एम्प्लॉयर क्यों क्लेम करेगा। तो पहले जब मैं वो मेरा पैसा काट लेता है तो उसकी इनकम मान ली जाती है, और उसके बाद जब वो मेरा पैसा जमा करा देता है तो वो खर्चा अलाउड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये बड़ा हार्श पॉइंट है इनकम टैक्स का, और बड़ा ही स्ट्रिक्ट पॉइंट है इनकम टैक्स में, कि अगर मेरे एम्प्लॉयर ने जो मेरा वाला पैसा है, जो 8,000 उसने मेरा काट के रखा, अगर पीएफ रिटर्न की ड्यू डेट तक जो रिस्पेक्टिव वेलफेयर फंड है उनकी रिटर्न की ड्यू डेट तक अगर वो पैसा जमा नहीं कराया, तो वो खर्चा उसका हमेशा के लिए डिसअलाउ हो जाएगा, वो हमेशा के लिए उसकी इनकम मान ली जाएगी, और वो खर्चा उसका कभी भी अलाउड नहीं होगा। माइंडेड, कभी भी अलाउड नहीं होगा। मतलब क्या, अब वो बाद में जमा भी करा दे तब भी वो कभी अलाउड नहीं होगा। तो एनी सम रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयज टुवर्ड द सर्टेन वेलफेयर स्कीम इज अलाउड एज अ डिडक्शन इफ क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट बिफोर द ड्यू डेट. Employer contribution is subjected to 43B, that is on paid basis, but employee's contribution is allowed as a deduction only when it is paid on the due date given in the Welfare Act. ठीक है, सेकंड नोट देखिएगा, प्रोविजन ऑफ 43B shall not apply and shall be deemed never to have been applied for the purpose of determining the due date under this clause. ये एक क्लैरिफिकेशन के पर्पस से ये अमेंडमेंट डाली गई। उन्होंने कहा कि हम जब ड्यू डेट की बात कर रहे हैं, हम केवल और केवल ड्यू डेट उस वेलफेयर एक्ट की बात कर रहे हैं, 43B वाली ड्यू डेट की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जी एनिमल कार केसेस। एनिमल कार केसेस का पॉइंट क्या है कि जो लोग गाय भैंस यूज़ करके अपना बिजनेस कर रहे हैं, जैसे ग्वाले हैं, जो मिल्कमैन वगैरह हैं, ठीक है ना, उनके लिए वो जो लाइव है, वो जो एनिमल उन्होंने परचेज किया उसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम किया जाएगा। तो अगर किसी ने 1 लाख रुपए की भैंस खरीद ली, ठीक है ना, तो वो उस 1 लाख रुपए की भैंस का कोई डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम करेगा। तो सर अब क्या होगा कि 1 लाख रुपए तो खर्च हो गया, तो बेटे जिस दिन वो एनिमल यूजलेस हो जाता है या उस एनिमल की डेथ हो जाती है और उसकी डेड बॉडी, जिसे कार केसेस कहा गया, वो बेच दिया जाएगा, तो जो डिफरेंशियल फिगर होगी उस टाइम पे आप खर्चा क्लेम कर लीजिएगा। तो अगर 1 लाख रुपए की कोई बफेलो ली गई और उसके यूजलेस होने के बाद वो 10,000 की बिक जाती है, तो 90,000 आप उस साल में खर्चा क्लेम कर लीजिएगा। तो ये बात यहाँ पे दे रखिए। लेकिन ये प्रोविजन उन लोगों के लिए नहीं एप्लीकेबल होता जो एनिमल्स का बिजनेस करते हैं, सेल परचेज का। मतलब क्या, जो पेट्स के लिए ट्रेडिंग करते हैं, जो पेट्स की ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए नहीं एप्लीकेबल होता, क्योंकि उनके लिए तो उसी चीज़ का ट्रेडिंग अकाउंट बनता होगा। तो जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो इसमें बड़ा फनी सा एग्जांपल हो जाता है, तो अभी मैं उन चीज़ों की बात नहीं करूँगा। बैड डेट, अभी आता हूँ वापस। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, अगेन मैंने कहा कि कंपनी हमारे कोर्स में नहीं है, हम लोगों को कंपनी की असेसमेंट नहीं करनी है, लेकिन ये वाला पॉइंट एग्जाम में बार बार पूछा गया है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना।
पूछता कैसे है कि एक इंडिविजुअल है या फिर एक पार्टनरशिप फर्म है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की बात हम कर सकते हैं। तो एक पार्टनरशिप फर्म है, उसने अपने एम्प्लॉयज के लिए फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉइंट क्या दे रखा है, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर इज अलाउड ओनली टू द कंपनी एसएससी। सबसे पहली बात, इज अलाउड ओनली टू द कंपनी एसएससी। उसमें भी दो बातें कि फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर पर अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया है दैट विल बी अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, और अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया गया है दैट विल बी अलाउड इन द सेम ईयर इन विच इट इज इंकर्ड। ठीक है जी सर, फैमिली प्लानिंग की बात हो गई। उसके बाद बात करते हैं बीसीटीटी और एसटीटी। तो बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी और कमोडिटी सीडीटी, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है ना। तो एसटीटी जब हम सिक्योरिटीज में डील करते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, शेयर्स एक तो खरीद रहा है शेयर्स की ट्रेडिंग करने वाला, और एक मैं हमेशा बताता हूं कि एक तो शेयर्स खरीद रहा है बंदा जो शेयर्स की ट्रेडिंग करता है, शेयर्स खरीद रहा है जो उसकी ट्रेडिंग करता है, ठीक है, और एक शेयर्स खरीदा जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जो पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट खरीद रहा है उसके लिए तो कैपिटल गेन का चैप्टर लगेगा, यहां पे नहीं आएंगे। तो हम पीजीबीपी में कब आते हैं एसटीटी के लिए, जब हम बात कर रहे हैं एक ट्रेडर के लिए। तो ट्रेडर जब शेयर सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, सेल और परचेज करते वक्त उसे एसटीटी पे करना पड़ता है। तो शेयर सेल और परचेज करते हुए जो एसटीटी पे करना पड़ता है वो एसटीटी का खर्चा उसे अलाउड हो जाएगा। तो परचेज करते हुए जो एसटीटी पे किया वो पीएनएल में क्लेम कर सकता है, पीजीबीपी बनाते हुए क्लेम कर सकता है, और सेल करते हुए भी जो एसटीटी पे किया उसको खर्चे में क्लेम कर सकता है। अब कैपिटल गेन की बात करूं, मेरा पार्ट नहीं अभी, क्योंकि अभी तो पीजीबीपी की डिस्कशन कर रहा हूं, लेकिन वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है सेल करते वक्त, शेयर सेल करते हुए जो आपने एसटीटी पे किया इट विल नॉट बी अलाउड एज अ ट्रांसफर एक्सपेंसेस इन द हैंड्स ऑफ एसएससी। ठीक है जी, तो ये हो गया। उसके बाद आ जाते हैं जी सर बेड डेट पे। बेड डेट लिखा बहुत कुछ हुआ है, समझने वाली छोटी छोटी सी बातें हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। सर ये मेरा प्रीवियस ईयर, ये हो गया मेरा प्रीवियस ईयर 21-22, और ये हो गया मेरा प्रीवियस ईयर 2021। ठीक है जी सर, प्रीवियस ईयर 2021 में मैंने बेड डेट्स क्लेम किए थे, बेड डेट्स क्लेम किए थे। और बेड डेट्स क्या खर्चा अलाउड हो जाता है? हाँ सर, बेड डेट खर्चा अलाउड हो जाता है। दो कंडीशन है। पहली बात, आपने सेल्स एज अ इनकम बुक की हो। सर ये भी कोई बात है? हाँ बेटे ये बात है, इसीलिए मैंने कहा, ठीक है ना, सेल्स एज अ इनकम बुक की हो वो मैंडेटरी है। अगर आपने इनकम बुक की है तो आप उसके रिस्पेक्ट में बेड डेट क्लेम कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप बैंकिंग कंपनी है या आपका मनी लैंडिंग का बिजनेस है, उस केस में आपने जो पैसा उधार दिया हुआ है उसके लिए भी आप बेड डेट क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आप मेरी फुल फ्लेज क्लासेस देखते हैं तो वहाँ पे मैं बड़ी डिटेल में इस बात को समझाता हूँ कि मैं अगर किसी को उधार दे रहा हूं और वो उधार लेके मेरा भाग गया तो मैं उसका बेड डेट क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा तो बिजनेस कुछ और है और मैंने जबरदस्ती वैसे ही किसी को लोन दे दिया था अपने बिजनेस से और उसका बेड डेट क्लेम करना चाहूंगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन जो मैंने सेल की और उसके रिस्पेक्ट में मेरे को बेड डेट हो गए तो वो खर्चा अलाउड हो जाता है। हाँ, ऑल्दो बैंकिंग कंपनीज जो मनी लैंडिंग के बिजनेसेस में उनका तो काम ही उधार देने का है, तो उनको अगर लॉस हो रहा है तो वो बेड डेट क्लेम कर सकते हैं। नाउ अब मैं कह रहा हूं प्रीवियस ईयर 2021 में मेरे को 20,000 रुपए का बेड डेट हुआ था। ठीक है, 20,000 रुपए का बेड डेट हुआ था, जरा ध्यान से सुनिएगा। और अब मेरे को बेड डेट की रिकवरी आ गई 5,000 रुपए की, तो वो मेरी इनकम मानी जाएगी? हाँ सर, वो मेरी बेड डेट जो रिकवर हुए वो मेरी इनकम मानी जाएगी। इजी बात है, समझ में आ जाती है। ठीक है, बेड डेट जो रिकवर हुए वो मेरी इनकम मानी जाएगी। अब मेरा एग्जाम्पल बड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं सेकंड केस ले रहा हूं कि आपका बेड डेट हुआ था 20,000 का, बेड डेट हुआ था 20,000 रुपए का, लेकिन इनकम टैक्स वालों ने आपको अलाउ किया ओनली ₹17,000 एज अ बेड डेट। उन्होंने कहा कि आप चाहते तो बेड डेट रिकवर कर सकते थे, लेकिन आपने रिकवर नहीं किया, 3,000 रुपए तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो दे अलाउड ओनली 17,000 एज बेड डेट, बट एक्चुअल बेड डेट इज 20,000। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा। अब मैं कहता हूं कि अगर आपको 5,000 रुपए रिकवर हुए तो पीएनएल बनाने वाले ने तो यहां पे क्या किया, पूरा का पूरा 5,000 रुपए क्रेडिट साइड पे दिखा दिया कि इनकम है। क्या ये 5,000 रुपए मेरी इनकम है? थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। मेरा 20,000 रुपए का लॉस हो रहा था, लेकिन आपने कहा नहीं, आपका लॉस ही 17,000 रुपए का है।
तो आपने तो 3,000 का लॉस तो मेरा वैसे ही डिसअलाउ कर दिया, मतलब आपने उसको इनकम मान लिया। अब अगर मेरे 5,000 रुपये रिकवर हुए हैं तो 3,000 रुपये मेरी इनकम नहीं मानी जाएगी, जितना आपने डिसअलाउ किया था, मेरी केवल 2,000 रुपये ही इनकम मानी जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। सिंघानी सर की बुक में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के टिपिकली कवर किए हैं कि बैड डेट अलाउड रिकवर्ड वाले, और मैंने भी अपने क्वेश्चंस में दिए। तो ये था मेरा बैड डेट का पॉइंट। तो मेरा सेक्शन 36 भी कवर हो गया सर आपके साथ, पूरा का पूरा, हाँ कवर हो गया। अब आता हूँ मैं सर सेक्शन 37 पे। मेरा 38 तक का टारगेट है, पूरा हो जाए आज, 15 मिनट और बचे हैं मेरे पास। सेक्शन 37 कहता है कि कोई भी खर्चा जो 30 से लेकर 36 तक आप क्लेम नहीं कर पाए हैं, वो खर्चा आप सेक्शन 37 में क्लेम कर लीजिए। हमारी शर्त है, क्या शर्त है? पहली बात, वो पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, वो कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, दैट शुड बी होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस और प्रोफेशन पर्पसेस। ठीक है, ये बात समझ में आ जाती है? हाँ सर समझ में आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे एक और बात कहेंगे, कहने लगे आपने बिजनेस के लिए कोई खर्चा किया, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपने बिजनेस के लिए कोई खर्चा किया, लेकिन वो खर्चा अपने आप में एक ऑफेंस है, वो खर्चा अपने आप में एक इलीगल खर्चा है, वो खर्चा एक तरह से आपने कुछ गलती कर दी और उस गलती की भरपाई करने के लिए वो खर्चा है, तो वो खर्चा हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने अपने सामने किसी की दुकान लग रही थी और मैंने उसको धमकाने के लिए कुछ गुंडे भेज दिए, और मैं कह रहा हूं सर मैंने तो अपना बिजनेस अच्छा चलाने के लिए ये काम किया, तो सर वो खर्चा अलाउड नहीं होगा। ठीक है, मेरे को कहीं अपने सर्जरी के लिए या मेरे को अपनी क्लास लेने के लिए जल्दी पहुंचना था, और उसकी वजह से मैंने रेड लाइट क्रॉस कर दी, जंप कर दी, और उसकी वजह से मेरा चालान कट गया। अगर मैं कहूं कि ये बिजनेस के लिए खर्चा है, हाँ अगर तरीके से देखा जाए तो ये बिजनेस के लिए खर्चा है, लेकिन ये बिजनेस के लिए खर्चा जो मैंने किया ये इलीगल है, ठीक है ना, मैंने एक लॉ को ओवर रूल कर दिया और उसकी वजह से मेरे को वो फाइन पेनल्टी देनी पड़ी, तो ये खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। मैंने अपना काम बिजनेस का जल्दी कराने के लिए किसी को ब्राइब दी, अब बिजनेस का काम ही था जिसको कराने के लिए ब्राइब दी, तो वो खर्चा मेरा डिसअलाउ हो जाएगा। तो ये है मेरा फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेरा कहता है कि अगर आपने एज पर कंपनीज एक्ट CSR के लिए कोई खर्चा किया है, that will not be considered as a business expense and that is disallowed under income tax act। तो वो बिजनेस एक्सपेंस है वैसे तो, नो डाउट, जब कंपनीज एक्ट उसे मैंडेटरी कर रहा है कि आपने CSR के लिए खर्चा करना है, लेकिन इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं कि वो खर्चा आपका बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाएगा और उसे हम अलाउ नहीं करेंगे। उसके बाद नीचे कुछ इलस्ट्रेशंस आ रही हैं जो कि मैंने कुछ केस लॉज को देखते हुए और कुछ बातें लिखी हैं, तो ये सेक्शन 40 में भी कुछ बातें कवर हो जाएंगी। जैसे इनकम टैक्स आपने पे किया और वेल्थ टैक्स पे किया, तो वो आपका खर्चा नहीं माना जाता, दैट इज डिसअलाउड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है ना, फाइन एंड पेनल्टी मैंने ऊपर ही बात कर ली कि अलाउड नहीं होगी। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर आपने इनकम टैक्स टाइम पे नहीं किया, इसको बना देता हूँ, टैक्स हमारे दो तरह के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, ठीक है, यहाँ पे GST की मेजरली बात करेंगे ना हम, ठीक है, और यहाँ पे इनकम टैक्स हो गया। तो इनकम टैक्स में चाहे इनकम टैक्स डिले करने पे आपके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा या आपके ऊपर कोई फाइन या पेनल्टी लगी, दैट इज टोटली डिसअलाउड, टोटली डिसअलाउड, वो हमेशा ही डिसअलाउड है। ठीक है, लेकिन अगर इनडायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स में आपने इंटरेस्ट पे किया, क्योंकि आपने टैक्स टाइम पे नहीं किया था और इनडायरेक्ट टैक्स में आपने इंटरेस्ट पे किया और फाइन पेनल्टी वगैरह पे की, फाइन पेनल्टी वगैरह पे की, तो वो फाइन पेनल्टी वगैरह अगर आपने पे की तो वो तो डिसअलाउड है सर, क्योंकि वो आपने कुछ गलत किया था इस वजह से किए। लेकिन इंटरेस्ट अगर आपका कंपनसेटरी नेचर का है, कंपनसेटरी नेचर का है, तो वो आपको अलाउड हो जाएगा, और अगर पीनल नेचर का है तो आपको डिसअलाउ होएगा, तो आपको वो खर्चा अलाउ नहीं किया जाएगा। सर इसका एग्जांपल दे दो बेटे, अगर आपने GST पढ़ रखा है तो वहां पे सेक्शन 50 है, इंटरेस्ट के बारे में बात करता है कि अगर आपने क्रेडिट क्लेम कर लिया जो कि क्रेडिट आपको क्लेम नहीं करना था, तो उसके ऊपर 12% या 18% का इंटरेस्ट है। और अगर आपने गलत कामों से
क्रेडिट क्लेम किया तो उस केस में आपको 24% का इंटरेस्ट लगता है। तो वो जो 24% का इंटरेस्ट है वो पीनल नेचर का, क्योंकि आपने गलत किया इस वजह से 24% चार्ज कर रहे हैं। और अगर नॉर्मल मैनर से आपने क्रेडिट ले लिया जो कि क्रेडिट नहीं लेना बनता था, उस केस में आपसे 18% अगर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है तो वो आपका कंपनसेटरी नेचर का है, तो वो आपको अलाउ हो जाएगा। ठीक है जी, ये चीज़ थी। तो ये आप एक बार इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे दो छोटे से पॉइंट है, जैसे चैरिटी या डोनेशन। जब हम अपना 11 में पीएनएल वगैरह बनाना सीखते हैं तो वो खर्चा कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा खर्चा वो डिसअलाउ हो जाता है। उसके लिए हमारे पास ATG डोनेशन का सेक्शन है, वहाँ पे आपका डोनेशन अगर क्लेम हो सकती हो तो वहाँ पे डोनेशन की डिडक्शन क्लेम कर लीजिएगा, वरना हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट था, हाँ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, मैं बिजनेस कर रहा था और मैंने बिजनेस करते हुए कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तो उसके लिए जो मेरे को फाइन पेनल्टी वगैरह देनी पड़ी, एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन देना पड़ा, दैट इज माई बिजनेस कॉल। वो मेरा खर्चा अलाउड हो जाएगा, वो कहीं से कहीं तक डिसअलाउड नहीं होगा। उसके अलावा एक ये पॉइंट और आजकल चर्चा में चल रहा है कि अगर फार्मास्यूटिकल कंपनीज, अलाइड हेल्थ इंडस्ट्रीज वगैरह अपने जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, मतलब जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर तो ऑब्वियसली बात है प्रैक्टिसिंग ही होता है, ठीक है, तो उनको अगर फ्रीबीज वगैरह कुछ गिफ्ट्स वगैरह देते हैं तो वो खर्चा हम उनको अलाउड नहीं किया जाएगा उन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को। ठीक है, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का खर्चा जो कंपनी पे कर रही है वो खर्चा अलाउड हो जाएगा। ठीक है जी, तो सेक्शन 37 हो गया इस हिसाब से। और एक सेक्शन 37 का 2B पार्ट आ रहा है जो कि बहुत सही लगता है मेरे को। कहता है कि अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर में, पैम्फलेट में, ट्रैक्ट में कोई एडवर्टीजमेंट छपवाया तो उस एडवर्टीजमेंट का खर्चा हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट माना जाता है। और मैं अगर सही मायने में कहूँ ना, अगर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट ही करना है तो आप एडवर्टीजमेंट करवाएंगे पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर में, मैगजीन वगैरह में, तो वो खर्चा सेक्शन 37 2B में डिसअलाउ हो जाएगा। बेटर है कि अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट ही करना है तो हमारे पास सेक्शन है 80GGB और 80GGC, जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 80GGB में कंपनीज को डिडक्शन अलाउ हो जाती है 100% की, और कोई एसएससी है तो उसे 80GGC में डिडक्शन अलाउ हो जाती है। उसके बाद एक छोटा सा सेक्शन और क्लास वाइंड अप करते हैं। सेक्शन 38 कहता है कि अगर आपने बिल्डिंग मशीनरी वगैरह पार्टली बिजनेस के लिए यूज़ की और पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ की तो हम आपको खर्चा उतना ही अलाउ करेंगे जितना कि आपका ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, बिजनेस पर्पसेस के लिए, प्रोफेशनल पर्पसेस के लिए होगा। बाकी जो पर्सनल वाला पार्ट है वो आपका डिसअलाउ कर देंगे। तो सर मेरे आज ये सेक्शन हो गए। नेक्स्ट क्लास में मेरा टारगेट रहेगा कि मैं आपको 32 पीजीबीपी का जो डेप्रिसिएशन का पार्ट है वो आपके साथ कवर कर लूँ। ठीक है सर, थैंक यू फ्रेंड्स।